लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया। ऑर्स्टेड ने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। हमने ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, फिर हमने नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा, राइट हैंड थंब रूल देखा, एम्पेयर सर्किटल लॉ देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग आज की क्लास में एम्पेयर सर्किटल लॉ बोला, एम्पेयर से स्विमिंग रूल, हमने एम्पेयर स्विमिंग रूल देखा। अभी आज की क्लास में हम लोग को दो चीजें देखनी है। एक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट देखना है जिसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बात बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करना रिलेटिवली डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप फील कर सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे फील कर सकते हैं? तो दो मैग्नेट को आप आपस में एक दूसरे के क्या करिए? पास लेकर आइए। जब आप दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास लेकर आइएगा, देखिएगा कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है उसको पहला वाला मैग्नेट बिल्कुल तेजी से अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये जो इसको वो खींच रहा है वो किसकी वजह से खींच पा रहा है? क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, और वो फोर्स की वजह से ये इसको क्या करने लग गया? अट्रैक्ट करने लग गया। आपने यूनिवर्सल लॉ भी पढ़ा है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो रिपल्शन है और जो अट्रैक्शन है बिटवीन दी पोल्स ऑफ दी मैग्नेट, वो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स वहां पे जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखिए, द स्पेस और द रीजन, द स्पेस और द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट, द स्पेस और द रीजन around the current carrying conductor or a magnet, a space or the region around the current carrying conductor or a magnet or a magnet or a magnet। तो स्पेस, जिस स्पेस में इसका प्रेजेंस फील किया जा सकता है, जिस स्पेस में आप इसके प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग आई है तो जिस स्पेस में आप इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये बार मैग्नेट तो आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप इसको देख रहे हैं। ये बार मैग्नेट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, याद है? ये बार मैग्नेट ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। बस याद रखिएगा बनाते वक्त ये टच नहीं करें। मेरा पिछले बार भी टच हो गया था, इस बार भी टच कर गया। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ये जो फील्ड लाइंस आप बना रहे हो ये टच ना करे एक दूसरे में, इसका थोड़ा सा ख्याल करिएगा। टच नहीं करना चाहिए आपस में एक दूसरे को। इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस आप लोग देखे हुए हैं, ऐसे फील्ड लाइंस बनते हैं। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल बोलूँ और इसको साउथ पोल बोलूं तो नॉर्थ पोल से फील्ड ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल की ओर जाता है, और ये साइक्लिक नेचर का होता है। और फील्ड की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि आउटसाइड ये नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड ये साउथ टू नॉर्थ होता है। तो कह रहा है द स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट विद इन विच, आगे लिखिए, विद इन विच its influence can be felt by a magnetic needle, within which its influence can be felt by a magnetic needle। influence can be felt मतलब उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए, और a force called magnetic force or a force called magnetic force is experienced by the magnetic needle। force called magnetic force is experienced by a magnetic needle is called magnetic field, is called magnetic field। experienced by a magnetic needle is called magnetic field।
तो किसी भी फील्ड में, कोई मैग्नेट हो या फिर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर हो, इसके फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप एक कंपास को लेकर आएंगे तो उस कंपास के ऊपर डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, एंड दैट डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैग्नेट, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो कोई ना कोई एक फोर्स यहां पर लगता जरूर है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होना संभव नहीं है। पॉइंट उसी में सेकंड पॉइंट लिखिए। ये डायग्राम बना लिए, इसको डायग्राम को बनाइए, उसके नीचे एक बात लिखिए। हाँ, ये करंट कैरिंग वायर है और ये एक बार मैग्नेट है, दोनों को बना लीजिए। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर या बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट या बार मैग्नेट, दोनों में से किसी में भी, किसी के प्रेजेंस में आप मैग्नेटिक निडल को लेके आएंगे, इसके प्रेजेंस में, तो ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही आपने देखा था मैग्नेटिक निडल वाला, अगर ये इसके प्रेजेंस में आएगा तो इसमें भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और यहां पर भी अगर आप कोई मैग्नेटिक निडल को लेकर आएंगे तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा। वो फोर्स किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, जब किसी भी दूसरे मैग्नेट या मैं कहूं दूसरे चार्ज को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो तभी एक्ट करता है जब उस चार्ज को आप किसके प्रेजेंस में लेके आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। तो स्पेस और रीजन, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये अगर मेरा बार मैग्नेट है तो मैं कहीं भी चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा। एक पर्टिकुलर रीजन और स्पेस, जिस एरिया में उसका इंफ्लुएंस फेल्ट किया जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आगे लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field is also known as ये तीन नाम से जाना जाता है। पहला, इसको हम लोग, पहला नाम है इसका, फर्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैंने आपको कहा था कि जहां पर डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा होती है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पे फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो अगर कम है तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था। दूसरा इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा है, थर्ड है मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर। और इसको आप डिनोट करते हैं पता है किससे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। तो कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो अब जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी तो आप उसको क्या लिख देते थे, ई लिख देते थे। ऐसे ही कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो उसको आप कैसे डिनोट करिएगा, बी से डिनोट करिएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कहीं कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रेजेंट होते हैं। हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स याद है क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है,
और एक तो क्यू ई भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, अगर आप उसे डिफाइन करेंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला फोर्स का ये भी है, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जिन दो फॉर्मूले से, पर यहां पर ज्यादातर मुझे कौन सा काम आने वाला है, ये वाला काम आने वाला है। तो हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में किसको डिफाइन किया है, फोर्स को डिफाइन किया। कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब हम लोग क्या डिफाइन करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को डाल दें तो उसके ऊपर क्या फोर्स काम करेगा। लिखिए, कंसिडर अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B। कंसिडर अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v in magnetic field B such that V makes an angle theta with magnetic field lines B, theta with magnetic field B, then magnetic field lines B, then the charge will experience a force, then the charge will experience a force Fm which is equal to Q V cross D. Fm जो कि किसके बराबर है देख लीजिए, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स is called as magnetic force. This force is called as magnetic force. अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अगर क्लास 11th का आपको ध्यान हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो पहला वेक्टर दिया होता है उसके दिशा में क्या डालते हैं, पाम को डालते हैं, और जो दूसरा वेक्टर होता है उसके तरफ आप कर्ल करिएगा फिंगर, तो जो थंब देगा वो आपको क्या डायरेक्शन देगा। फोर्स इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यू वी एंड बी विल गिव यू व्हाट, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा, v क्रॉस b से। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, क्यू वी बी साइन थीटा होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, लिख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन मिलेगा हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी V क्रॉस B। अगर V क्रॉस B है, यहां देखिए V क्रॉस B इनसाइड द बोर्ड, अगर ये मेरा केस है तो V क्रॉस B इनसाइड द बोर्ड होगा। और इसी का एक दूसरा भाई भी हो सकता है जहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा B वेक्टर है और ये मेरा V वेक्टर हो जाए, और आप ऐसे मूव करें V क्रॉस B आउटसाइड द बोर्ड। तो दो ही पॉसिबिलिटी है फोर्स के डायरेक्शन का। अगर मेरा फील्ड और जो वेलोसिटी है ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में एट एन एंगल थीटा हो, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड दी बोर्ड, क्लॉकवाइज गया तो आउटसाइड द प्लेन, एंड एंटी क्लॉकवाइज गया तो इनसाइड द प्लेन,
एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इनसाइड द प्लेन। तो डायरेक्शन आपको ऐसे मिलता है, और ये डायरेक्शन हम लोग को मिला कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। इसी को क्या कहते हैं? द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन मिलता है। और इसकी दो ही बातें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। क्या क्या? एक क्लॉकवाइज है तो आउटसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन। एक और बात हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 अगर देखिएगा, चार्ज अगर मेरा नेगेटिव हुआ, अच्छा चलो चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव होगा तो क्यू वी क्रॉस बी क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, नहीं क्लॉकवाइज आना चाहिए। अगर मेरा चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, तो एक सामने नेगेटिव साइन और वी क्रॉस बी किया ऊपर आया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो फोर्स कहां चला गया? नीचे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन सपोज फोर्स को मैं भी क्या ले रहा हूं? फोर्स इज पॉजिटिव ले रहा हूं, तो जब चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो दी फोर्स विल बी नेगेटिव। और फोर्स पॉजिटिव अगर मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूं तो फोर्स नेगेटिव मेरे को क्या मानना पड़ेगा? इसको अगर मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूं, क्लॉकवाइज मतलब आउटसाइड द प्लेन मान रहा हूं, तो एंटी क्लॉक को क्या मानना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज को इनसाइड द प्लेन मानना होगा। डन। कुछ स्पेशल केसेस लिखिए। स्पेशल केस पॉइंट नंबर 1, स्पेशल केसेस पॉइंट नंबर 1, स्पेशल केसेस रिलेटेड टू फोर्स। पॉइंट नंबर 1 लिखें। इफ चार्ज Q मूव्स parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, if charge Q moves parallel or anti-parallel to magnetic field, क्या होगा? अगर ऐसा मतलब थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एफ एम क्या निकलेगा? Q इंटू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री किसके बराबर? 0 के बराबर। तो एफ एम क्या निकल गया? 0 आ गया। तो आपका फील्ड का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 0। और यहाँ पे भी आप लिखेंगे तो एफ एम क्या लिखेंगे? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0 होता है। देयरफॉर एफ एम भी क्या होगा? 0 होगा। यानी जब मेरा चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। देख लीजिए स्टेटमेंट में, नो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, नो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इस बात को ये सब लिख दिए, इसके नीचे लिखिए नो मैग्नेटिक फोर्स is experienced by the charge, is experienced by the charge moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. Point number 2, special case का, if charge Q is moving perpendicular
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगा तो यानी थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हुआ मतलब एफ एम की वैल्यू हो गई क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, दैट इज एफ एम की वैल्यू हो गई क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, देयरफॉर एफ एम क्यू वी बी के बराबर हुआ, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगा वो कितना करेगा, क्यू वी बी के बराबर। डन, लिख दीजिए द चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, the charge experiences maximum magnetic force when it moves at a right angle to magnetic field, when it moves right angle to magnetic field. Point number 3, point number 3, if charge is moving at theta is equal to 270 डिग्री, अगर थीटा 270 हुआ तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन 270 माइनस 1, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी के बराबर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, देयरफॉर चार्ज एक्सपीरियंसेस मिनिमम फोर्स व्हेन इट इज द एंगल इज 270। तीसरा चौथा एंड द लास्ट पॉइंट, fourth and the last point, if velocity v is equal to 0, if the velocity of charge v is equal to 0, तो obviously fm क्या होगा, q v b sin थीटा, और v क्या हो गया, 0 हो गया, तो एफ एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी अगर 0 हो गई, वेलोसिटी भी अगर 0 हो गई तो भी फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बातें फोर्स के बारे में लिखी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, एंड CGS unit is Gauss, CGS unit is Gauss, and 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla, 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है, ज़रूर से लिख लीजिएगा, 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 टेस्ला के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निसंदेह मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी छोटा छोटा प्रॉपर्टी है उसका। हेडिंग डालिए लॉरेंज फोर्स, जो कि आज के क्लास का आखिरी टॉपिक है। लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स क्या है, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको ना इसके आगे के किसी पॉइंट से कुछ लेना देना है, ना इसके पीछे के किसी पॉइंट से लेना देना है। पीछे से तो लेना ही, आगे से नहीं लेना, बस एक छोटा सा टॉपिक है, राइट। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, लिखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q moves in a region of both magnetic as well as electrical field,
charge q moves in both magnetic and electric field। अच्छा, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। और आप याद करिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 11th में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसा कोई भी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, तो दोनों के प्रेजेंस में जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? लॉरेंज फोर्स लगेगा। एंड दिस इज गिवन बाय F, राइट। इट एक्सपीरियंसेस a net force called as Lorentz force. It experiences a net force called as Lorentz force. This net force, which is called as Lorentz force, is given by F Lorentz, Lorentz, Lorentz is equal to F electrical plus F magnetic। FL is equal to FE plus FM। FL is equal to QE। आज की क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये लिखाया था, याद है? कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद आपको काम में आएगा। प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। ये जो फोर्स आया इसी को आप क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। डन। अगली लाइन में एक और चीज क्या कर सकते थे? Q आप बाहर ले लेते तो बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होती और फोर्स बनता इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ब्रैकेट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बड़ी ब्रैकेट बंद, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंज फोर्स। दिस इज लॉरेंज फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा और कोई इसके अंदर विशेष बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। A proton is moving in a magnetic field। B is equal to वेक्टर में दिया हुआ है B is equal to 2i cap plus 3j cap Tesla। 2i cap plus 3j cap Tesla and velocity is 2 into 10 raised power 5 2 into 10 raised to the power 5 I cap meter per second। Calculate the magnetic force acting on a particle। Calculate the मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स तो निकालना जानते थे, मैग्नेटिक फोर्स इस बार पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला अभी पता नहीं मैंने कितनी बार लिखा है, जस्ट थोड़ी देर पहले। Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। थोड़ा सा क्लास 11th का वेक्टर का जानकारी होना जरूरी है। Q के जगह पे कैन आई राइट 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। V के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5 I कैप क्रॉस V। मेरे ख्याल से V दे दिया और ये I कैप 2I कैप प्लस 3J कैप। आप जानते हैं I क्रॉस I 0 होता है। सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा आपको? सिर्फ आपको निकालना है Fm इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज इट इज रह जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। 2 3 = 6 इंटू 10⁵ आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप होता है। आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप होता है। एफ एम इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1.6 इंटू 6, 16 छक 16 इंटू 6 कितना आएगा? 96। 96 इंटू 10⁻⁻, 9.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, और के कैप में आएगा आंसर। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। सिंपल है, ठीक है। आप लोग बैग पैक करने लग गए। एक सवाल और देना था, लॉरेंज फोर्स के ऊपर देना है, ठीक है। एक छोटा था वही सवाल है, क्या है उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस बार वेक्टर में दे देगा और आपसे कहेगा लॉरेंज फोर्स निकालो। अ प्रोटॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, आंसर भी इसका सरल ही है। अ प्रोटॉन यानी चार्ज दे दिया आपको इनडायरेक्टली। अ प्रोटॉन मूव्स विथ द वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया है वेलोसिटी वेक्टर? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दे दिया? वेलोसिटी दे दिया। थ्रू अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, थ्रू अ रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर ई वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। ई वेक्टर कितना दिया हुआ है? लिख दीजिए। ई वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, आई कैप माइनस जे कैप, एक मिनट, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप न्यूटन कुलम, न्यूटन कुलम। और बी वेक्टर दिया है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस कुलम इनवर्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टेस्ला। फाइंड लॉरेंज फोर्स, फाइंड लॉरेंज फोर्स। जो फॉर्मूला लिखवाए हैं बस उसी में डालिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा सवाल आपको नहीं दिया है कि जो कठिन हो। लॉरेंज फोर्स FL आपने तुरंत पढ़ा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, पढ़े थे ना अभी जस्ट। FL Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। ये प्लस हो रहा है किसके साथ? इन दोनों के क्रॉस के साथ। तो ये दोनों को क्रॉस करना है, किन दोनों को? ये वेलोसिटी और इसको, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप को क्रॉस करना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ। तो क्रॉस करने का तो कई सारा तरीका हो सकता है, पर आप जिस भी तरीके से करिए। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं कि FL का क्या आंसर दिया हुआ है। द FL इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करना क्या होगा? इन दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और जो आएगा उसके इसके साथ क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 9i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप, 9i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप, और ये आपका फाइनल आंसर है इतना न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर। डन। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर आते हैं, इससे ज़्यादा भारी सवाल कुछ भी नहीं पूछा जाता है। डन, यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।